हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से हमने जो लंग्स है उसके एनाटमी की बात की थी, प्लस हमने बताया था कि रेस्पिरेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने बताया था जो आपका रेस्पिरेशन 5 स्टेप्स में था। सबसे पहले ब्रीथिंग हुई, जिसमें आप एयर आप ले रहे हैं माउथ से अंदर, फिर वो जा रही है थ्रू एल्वुलाई, ठीक है, उसका फिर डिफ्यूजन हो रहा है अक्रॉस एल्वुलाई, वो सेकंड स्टेप था। फिर ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के थ्रू। फोर्थ में हमने बताया जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं उससे वहाँ पे डिफ्यूजन होता है, ब्लड और सेल्स के बीच में आपस में लेन देन होती है ऑक्सीजन और CO2 की, और लास्ट में आपके वही टिश्यूज़ यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, कल हमने इतनी बात कर ली थी। अब आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। हम जानते तो हैं कि भाई O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर छोड़ना, यही हमारी ब्रीथिंग है, हमने यही पढ़ा है और यही होता भी है। कैसे? तो आज हम ये जानेंगे कि ये होता कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो ब्रीथिंग जो होती है ना, वो 2 स्टेजेस में होती है। ब्रीथिंग जो होती है 2 स्टेजेस में होती है। कौन कौन सी? पहली तो होती है इंस्पिरेशन, ठीक है। दूसरी होती है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इन 2 स्टेजेस में होती है ब्रीथिंग। इंस्पिरेशन मतलब पता ही आपको, सांस अंदर लेना, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, अंदर ली जाती है। जब आपकी जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर ली जाती है, वो तो आ गया क्या, इंस्पिरेशन। और जब आपकी जो एल्व्यूलर एयर है, जो कि किस में रिच होती है, CO2 में रिच होती है, वो बाहर छोड़ी जाती है, एल्व्यूलर एयर इज रिलीज्ड आउट, ये आ गया आपका एक्सपायरेशन। ठीक है, सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। अपन अंदर लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर छोड़ते हैं CO2, तो ये 2 स्टेप आते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो ये जो मूवमेंट होता है, ठीक है, इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, मैं बोल रहा हूँ ये जो मूवमेंट है अंदर और बाहर का, मूवमेंट ऑफ एयर का मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, इन एंड आउट ऑफ लंग्स। लंग्स के अंदर और बाहर ये जो मूवमेंट हो रहा है, इट इज़ कैरिड आउट बाय, अभी कैसे कैरी करेंगे, एक आपको एक प्रेशर ग्रेडियंट हम क्रिएट करते हैं। किस किस के बीच में? प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब, ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का क्या मतलब? ग्रेडियंट मतलब आप ये कह सकते हैं एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, डिफरेंस क्रिएट करते हैं हम, ग्रेडियंट का मतलब हो गया डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है बिटवीन, एक तो लंग्स के बीच में और एक एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट किया जाता है प्रेशर का, कि मतलब किसी में एक में ज़्यादा किया जाता है, किसी एक में कम किया जाता है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो है कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, तो प्रेशर भी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ हाई प्रेशर पे है तो वो कहाँ जाएगी, हाई से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, क्योंकि डिफ्यूजन, हमने एक डिफ्यूजन जो पता है हमको, वो एक टेक्निक होती है उसके थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे हम ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं प्रेशर का। अब ये कैसे होता है, देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ इंस्पिरेशन की। तो इंस्पिरेशन मैं बता दूं आपको, देखिए ये जो होता है ये कैसे होता है, एक बार मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। इंस्पिरेशन में ऐसा होता है कि इसमें ऐसा, ये कब होता है, ये तब होता है इफ़ जो आपके लंग्स के अंदर जो प्रेशर है, ठीक है, अगर इफ़ इनसाइड प्रेशर ऑफ लंग्स, इनसाइड प्रेशर ऑफ लंग्स, लंग्स के अंदर का प्रेशर को मैं एक नाम और क्या दे सकता हूँ, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रेशर ये लंग्स के अंदर है, तो इंट्रा, और लंग्स के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं हमारे मेडिकल में, पल्मोनरी वर्ड, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, अगर सिर्फ इनसाइड प्रेशर ऑफ लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, बाहर का प्रेशर अगर ज़्यादा होगा और अंदर का कम होगा तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, आपको पता है, बाहर से फिर अंदर की तरफ आएगी। और हम क्या कर रहे हैं, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या मतलब, हमें सांस अंदर लेनी है। सांस अंदर लेनी है मतलब हमें बाहर का प्रेशर बढ़ाना है। तो बाहर का प्रेशर, आप बाहर तो कुछ कर नहीं सकते भाई, आप बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसे बढ़ाओगे, तो आप अंदर का प्रेशर कम कर देते हो। कैसे करते हैं ये सब अभी बात करेंगे, पर अल्टीमेटली हम अंदर का प्रेशर कम कर देते हैं। तो इनसाइड प्रेशर ऑफ लंग्स इज लेस देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि अंदर जो है एक नेगेटिव प्रेशर है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अंदर जो है, अंदर का जो प्रेशर है वो नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव प्रेशर होता है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर प्रेशर, कम है ना, अंदर का प्रेशर कम है बाहर के रिस्पेक्ट में इंस्पिरेशन के दौरान, तो अपन ये बोल सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड प्रेशर इज नेगेटिव। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक्सपायरेशन में अगर बात करूँ, एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में जो आपका वही इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो हमने अभी बात की, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये ज़्यादा हो जाता है देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्यों, क्योंकि अब हमको सांस बाहर छोड़नी है। सांस बाहर कब जाएगी, जब भाई एयर तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ही ट्रैवल करती है। ये एक फिक्स एकदम यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि एयर ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर से एक्सपायरेशन के दौरान इसका मतलब अंदर क्या करना है, हाई प्रेशर करना है। अंदर हाई प्रेशर कब होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से।
ठीक है, बाहर कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, बाहर का कम नहीं कर सकते तो अंदर का बढ़ा दो, तो ये आपका इसमें एक्सपायरेशन हो गया। ठीक है, अब ये इसमें हेल्प कौन कौन करता है भाई, ये ऐसे मामूली बात तो है नहीं, ये आप प्रेशर कम कर रहे हो बढ़ा रहे हो, इसमें कोई तो आपका इन्वॉल्वमेंट करता है, कोई तो रोल प्ले करता ही है। तो एक तो आ गया डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम, ठीक है, ये मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, डायफ्राम आपको पता है एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है ना, आज हम बात भी करेंगे कौन सा। ठीक है, तो अब क्योंकि अब यहाँ पे बात करूँ, ये मैंने एक डायग्राम बनाया था, तो इसके अंदर देखिए ये यहाँ पे डायफ्राम आपको देखने को मिलता है, दोनों लंग्स के जस्ट यहाँ पे ऐसे टच होता हुआ इधर से, उनके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, ऐसे डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। इसके नीचे फिर ये आपका पूरा यहाँ पे राइट साइड में आपका लिवर आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टमक आ जाएगा और वो सारे इंटेस्टाइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे डायफ्राम। ठीक है, अब जो मैं डायफ्राम की बात करूँ तो ये हेल्प करता है आपको, ठीक है, रेस्पिरेशन इसमें आपकी ब्रीथिंग के अंदर। इसके अलावा एंड एक स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, कौन से, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, मतलब एक तो EICM एंड IICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इन दोनों के सेपरेट फंक्शंस भी हम देखेंगे। ठीक है, EICM और जो IICM है, ठीक है, ये दोनों के दोनों हेल्प करते हैं। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये मसल्स प्रेजेंट होती है बिटवीन दी रिब्स, जो रिब्स होती है ना उसके बीच में प्रेजेंट होती है ये मसल्स। ठीक है, और ये जो होते हैं, ये डायफ्राम और ये मसल्स, ये हेल्प करती है इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स, इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स, ऐसे ग्रेडियंट्स को बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए ये जो मसल्स और ये जो डायफ्राम हो गया आपका, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। अब जैसे कि मैं बात करूँ, ठीक है, अब मैं इंस्पिरेशन की बात करता हूँ, इंस्पिरेशन की सबसे पहला। तो इंस्पिरेशन में बात करूँ तो देखिए, इसमें मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस होता है ये, और ये कितने सेकंड के लिए होता है, ये 2 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, ये एक्टिव प्रोसेस होता है, ये 2 सेकंड के लिए होता है। अब एक्टिव प्रोसेस कैसे होता है देखिए, ये बताऊंगा मैं। ये जो होता है इंस्पिरेशन, ये कैसे इनिशिएट होता है, इट इज़ इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आ जाए ना, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो एक्टिव होता है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे किसका हो रहा है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इससे क्या होगा भाई, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये जो आपका डायफ्राम है इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है, जो आपकी जो वॉल्यूम है, ठीक है, किसकी, थोरेसिक कैविटी की, जो थोरेसिक चैम्बर है, ठीक है, इससे क्या होगा, इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। ठीक है, थोरेसिक चैम्बर हमने पढ़ा था, जो पूरा का पूरा ये जो बाहर का ये जो पूरा चैम्बर है, ये जो है, ठीक है, ये जो थोरेसिक चैम्बर है इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, कहाँ पे, इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। अब ये क्या चीज़ है, देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपकी बॉडी जो है उसका आगे वाला पोर्शन कौन सा था, वेंट्रल था, पीछे वाला डॉर्सल था, ये हमने बात की थी। जो आपका वर्टिब्रल कॉलम वाला हिस्सा था वो डॉर्सल था और आगे वाला वेंट्रल था। ठीक है, ये हमने बात की थी। इसके अलावा अब मैं आपको बोलूँ तो एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर भी तो होता है। एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या मतलब हुआ, देखिए, एंटीरियर मतलब आगे, ठीक है, एंटीरियर का क्या मतलब हो गया, आगे, और पोस्टीरियर का क्या मतलब हो गया, पीछे। अब आगे की तरफ क्या मिल रहा है आपको, डायफ्राम मिल रहा है भाई, मैं बोल रहा हूँ आगे और नीचे की तरफ मिल रहा है ये। ठीक है, डायफ्राम कहाँ प्रेजेंट है, देखिए, आगे की तरफ है। अगर ये मेरी बॉडी मान लूँ तो आगे की तरफ आपको डायफ्राम मिल जाएगा और नीचे की तरफ है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जाएगा नीचे की तरफ, और किस तरफ जाएगा, ये वॉल्यूम कहाँ बढ़ा देगा, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ा देगा। ठीक है, आगे पीछे वाली जो वॉल्यूम है, क्योंकि ये क्या करेगा, आगे की तरफ है तो ये आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नीचे की तरफ जाएगा, तो और स्पेस बढ़ा देगा ना। मैं अगर ये बोलूँ, देखिए ये लंग्स है, ये यहाँ पे है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करते करते यहाँ पहुँच गया, देखो कितनी स्पेस बढ़ गई, इतनी स्पेस पहले नहीं थी, अब यहाँ पे एयर फिल हो जाएगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो ये इसने यही किया, वॉल्यूम बढ़ा दी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, वो भी मैं भी बात करूँगा। उससे पहले एक और, यहाँ पे हमने 2 मसल्स के नाम लिए थे, उसमें से ये जो EICM है ना, ये अगर कॉन्ट्रैक्शन करता है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM, ये जो EICM है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये क्या करता है, जो आपकी रिब्स है उसको ऊपर उठा लेता है और बाहर की तरफ लिफ्ट अप दी रिब्स एंड स्टर्नम। हमने बात की थी, स्टर्नम कहाँ बोला था हमने, स्टर्नम बोला था वेंट्रली। हमने देखिए, आप लोग को अगर याद हो तो कहाँ गया, ये रहा,
ये देखिए वेंट्रल हिस्सा जो हमारा आगे का हिस्सा था उसमें क्या प्रेजेंट था, स्टर्नम प्रेजेंट था, लेटरली आपके रिब्स प्रेजेंट थे, ये हमने बात की थी। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपका जो सेंटर कॉन्ट्रैक्शन अगर किसका हो रहा है, EICM का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उससे रिब्स और स्टर्नम आगे की तरफ और ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ और साइड की तरफ ऐसे पुश होंगे, ठीक है। अभी डायग्राम बनाऊंगा मैं, उसमें आपको दिखेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM लिफ्ट अप द रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है। इससे क्या होगा, ये क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम किसकी, वही थोरेसिक चैम्बर की, ठीक है। ये लोग थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे इन दी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, ये जो एक्सिस है ना, इस पर मैं ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डायफ्राम जो होता है वो तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में कॉन्ट्रैक्शन करता है और उसकी वॉल्यूम बढ़ा देता है। जो थोरेसिक चैम्बर है उसकी वॉल्यूम दो तरीके से बढ़ सकती है, एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, एक डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। ये आपको समझ में आया होगा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस क्यों, क्योंकि हमने बोलता है स्टर्नम आपका वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जब अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये कहाँ पर बढ़ाएगा वॉल्यूम, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। अब मैं देखिए एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, देखिए उससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। देखिए ये अगर मैं मान लूँ आपका, ठीक है, ये आपका आ गया डायफ्राम, ठीक है, ये आ गया डायफ्राम, ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, ये आपका डायफ्राम आ गया, ये नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, इसके बाद अगर मैं बोलूँ, ये जो देखिए ये साइड में आपके मान लीजिए रिब्स हैं यहाँ पे, तो ये रिब्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और स्टर्नम भी, स्टर्नम रिब्स और रिब्स जो है बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी एयर जो है क्या बोलते हैं वो बढ़ा रहे हैं, अल्टीमेटली वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ये लोग भी बढ़ा रहे हैं, ये भी बढ़ा रहे हैं। ये कहाँ बढ़ा रहे हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है। ये कहाँ बढ़ा रहे हैं, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। ये मैंने बता ही दिया क्यों, कौन सी एक्सिस में कौन क्यों बढ़ा रहा है, ठीक है, इसमें बढ़ा रहे हैं ये लोग। अब इससे क्या होगा, और दूसरी बात में देखिए इसमें मैंने बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं थोरेसिक चैम्बर की, थोरेसिक चैम्बर की, क्यों, डायरेक्ट पल्मोनरी वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ा रहे, हमको तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से मतलब है ना, थोरेसिक चैम्बर क्यों बीच में आ रहा है। तो अब यहाँ पे एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी, मैंने बताया था एनाटॉमिकल सेटअप जो होता है लंग्स का वो इस तरीके से है कि थोरेसिक कैविटी में की वॉल्यूम में अगर कोई भी चेंज आएगा तो डायरेक्टली लंग की कैविटी में भी आएगा। तो इसका मतलब, तो अब मैं अपना जो है फाइनल करने जा रहा हूँ कि इंस्पिरेशन कैसे होता है। देखिए ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम के अंदर अगर इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, कॉजेज अ स्मॉल इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। भाई अगर थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ती है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगी, डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकते हम, इसलिए हमको इसको बढ़ाना पड़ता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनमें इनको बढ़ाया है। और ये जो है ये देखिए ये ऑब्वियसली लंग्स के बाहर मिलेंगे, डायफ्राग्राम लंग के बाहर है, या आपके रिब्स वगैरह लंग्स के बाहर देखने को मिलते हैं, स्टर्नम लंग्स के बाहर देखने को मिलता है। तो यहाँ भी मैं क्या बोल रहा हूँ, थोरेसिक वॉल्यूम हमने बढ़ाई, उसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ी। अब क्योंकि आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गई तो पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। अगर वॉल्यूम बढ़ जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। ये अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे मेरे ख्याल से PV इज इक्वल टू NRT। इसमें आप जानते हैं जो P है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के, केमिस्ट्री में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि प्रेशर हमेशा वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर वॉल्यूम हमने बढ़ा दी तो प्रेशर कम हो जाएगा। और ये हम किस में बात कर रहे हैं, इंस्पिरेशन में तो बात कर रहे हैं, तो बस आप समझ ही होंगे इंस्पिरेशन में क्या करना था, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम करना था, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने क्या किया, कम कर दिया, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा, इससे क्या हुआ, पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया, किससे, ठीक है ना, कॉजेज एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, इससे क्या डिक्रीज हो गया आपका, पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिक्रीज हो गया, जिससे कि विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इन टू द लंग्स। जो आपकी एयर है वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाती है, जो आपकी जो एयर है वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाती है, ठीक है। इसको हमने, इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, इंस्पिरेशन। अब आया समझ में, इंस्पिरेशन हम तो बड़े आराम से बोल देते कि एयर अंदर लेना इंस्पिरेशन, उसमें किस किस लोग की कितनी कितनी मेहनत, किस किस एक्सिस में मेहनत कैसे है वो अब हमने एक्सप्लेन किया है। क्या, इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस था, ठीक है। इनिशिएट कैसे हो रहा है, डायफ्राग्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और EICM का, EICM IICM में से कौन सा, EICM का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वॉल्यूम किसकी बढ़ रही है, थोरेसिक चैम्बर की, इंपॉर्टेंट ये है, थोरेसिक चैम्बर की बढ़ रही है, कहाँ पे, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। क्यों, क्योंकि डायफ्राम आगे की तरफ होता है, ठीक है। ये इस तरीके से ये डायग्राम बढ़ा दिया। अब इससे क्या हो रहा है, ये देखिए एयर ऐसे अंदर आ जाएगी, ये देखिए एयर यहाँ से अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये आपका प्रोसेस हो गया, ठीक है। EICM कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, बाहर की तरफ उठ रहे हैं, अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स,
ठीक है। इससे क्या हो रहा है, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम बढ़ रही है, तो ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ी तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगी, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे कि एयर जो है क्या बोलते हैं बाहर से अंदर आ जाएगी प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे कम हो गया। दिस इज नोन एज इंस्पिरेशन। ये एक्टिव प्रोसेस होता है और ये 2 सेकंड के लिए होता है, ठीक है। अब ये तो मैंने बात की इंस्पिरेशन की, अब मैं बात करता हूँ एक्सपिरेशन की, ठीक है। अब एक्सपिरेशन की मैं बात करता हूँ, तो अब मैं बोल रहा हूँ एक्सपिरेशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम का। डायफ्राम क्या करता है, रिलैक्स कर रहा है, इसीलिए ये जो होता है ये पैसिव प्रोसेस होता है। इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे डायफ्राम क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, यहाँ पे उसका कोई रूल नहीं है, रिलैक्स कर रहा है। एंड जो आपका इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं, ठीक है, और जो आपके वो जो हमने इंटरकोस्टल मसल्स की बात की थी वो भी रिलैक्स करते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो रिटर्न कर देते हैं, ये दोनों। इससे क्या होता है, ये देखो इनका रिलैक्सेशन हुआ, अब ये रिलैक्सेशन हो गया तो ये जितना कॉन्ट्रैक्ट होता है वापस पैरा की तरफ जाते जाएगा, तो ये रिटर्न बैक टू नॉर्मल पोजीशन, रिटर्न बैक टू नॉर्मल पोजीशन। जो आपके हमने रिब्स वगैरह और ये जो स्टर्नम इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था, ये भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, सब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आते जाएंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, एंड रिड्यूसेस दी थोरेसिक वॉल्यूम। ऑब्वियस ही बात है, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी इससे, भाई वॉल्यूम कम बढ़ी हुई थी वो कम हो गई, अब वॉल्यूम कम हो गई तो आपका तो आपका क्या हुआ, थोरेसिक वॉल्यूम रिड्यूस हुई, ठीक है। थोरेसिक वॉल्यूम रिड्यूस हो गई और देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम भी गई, देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो गई। आया समझ में? मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपका डायफ्राम और जो इंटरकोस्टल मसल से रिलैक्स हुए, रिलैक्स होने से क्या हुआ, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गए, और इससे क्या हो रहा है, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गई। अब थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गई तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली जो आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया, अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, जो आपकी एयर है, ये यहाँ पे ये प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, अंदर का प्रेशर बढ़ गया बाहर से, तो एयर जो है वो बाहर से, आपका जो एयर है ये बाहर चल जाएगी, ठीक है। कॉजेज एक्सपल्जन ऑफ एयर, ठीक है, कॉजेज एक्सपल्जन ऑफ एयर। यहाँ पे जो एयर है वो एक्सपेल हो जाएगी बाहर की तरफ, ठीक है, फ्रॉम दी लंग्स। लंग्स से आपकी जो एयर है वो बाहर चले जाएगी, इसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन क्या हुआ, एक पैसिव प्रोसेस हो गया, इसका टाइम है 3 सेकेंड, इसको लगते हैं 3 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, इसमें हो रहा है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आपकी जो ये जो वॉल्यूम है, थोरेसिक वॉल्यूम वगैरह ये कम हो गई, इससे आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गई, इससे आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया। अब ये बढ़ गया तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि हमारी जो बॉडी है उसमें एक एबिलिटी होती है क्या, कि जो भी आपकी इंस्पिरेशन है और जो आपकी एक्सपिरेशन है उसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो आपकी इंस्पिरेशन और जो एक्सपिरेशन की जो स्ट्रेंथ है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो ज़्यादा जोर से आप जो है कभी कभी तेज़ तेज़ सांसें लेते हैं, कभी ज़्यादा तेज़ से सांस छोड़ते हैं, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं, जैसे कभी एक्सरसाइज करनी होती है तो ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना, तो बॉडी में मैकेनिज्म है। ये किसकी वजह से होता है, ये करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ अब्डोमिनल मसल्स। हमारे अब्डोमिन की जो मसल्स होती है ना उनके हेल्प से हम ये सब करते हैं, ठीक है। तो अब्डोमिनल मसल्स जो आपके अब्डोमिन में देखने को मिलती है उनसे आप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ दी स्ट्रेंथ, ठीक है। ज़्यादा ही होती है, कम तो आप कर नहीं सकते, कम कितना कम कर जाएंगे कम में तो, पर मेनली ज़्यादा करने के लिए आप अब्डोमिनल मसल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, मैंने एक चीज़ छोड़ दी अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो, IACM का फंक्शन। मैं पूरे इसके अंदर EICM बोलता रहा, क्यों, क्योंकि IACM क्या होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इसका फंक्शन कहाँ आता है, जो आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन जो करते हैं, जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है ना उसमें कौन हेल्प करता है, IACM। बाकी जो आपके नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सपायरेशन में IACM का कोई रोल नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव हेल्प्स इन नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, और उसमें अगर ये ऑप्शन है तो वो नहीं होगा, वो ऑप्शन गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ एक अगर हेल्दी पर्सन है, नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन अगर है तो वो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथिंग करेगा, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथिंग करेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो अब हम जो कल पढ़ने वाले हैं उसका मैं बता दूँ, एक उसके लिए अगर मैं बता दूँ जो वॉल्यूम जो होता है, अब हम ये बोल रहे हैं हम इतनी इतनी एयर का हम पूरा मेजरमेंट लेके इतनी अंदर आई इतनी कम गई, वो सब हम करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, तो जो हम वॉल्यूम जो अब एयर का जो हम मेज़र करते हैं, जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि इन्वॉल्व होती है, ठीक है, ब्रीथिंग में,
जितनी भी वॉल्यूम जो है ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होती है, हम देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, ठीक है, वो हम कैसे मेज़र करते हैं ना, वो मेज़र करते हैं एस्टिमेट, मतलब मेज़र के आप एक एस्टिमेट लगाते हैं, तो एस्टिमेटेड बाय एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर के थ्रू हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व हो रही है आपकी ब्रीथिंग के अंदर, ठीक है। ये मैंने बात एक कर दी है। तो मैंने फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बारे में बता दिया आपको, हेल्दी पर्सन मैंने बता दिया 12 से 16 टाइम पर मिनट आपकी ब्रीथ करता है। मैंने बता दिया कि जो आपका जो एक वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम बताते हैं कि कितनी इन्वॉल्व हो रही है, वो हम कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं थ्रू स्पायरोमीटर। इसके अलावा देखिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जैसे मैंने जब आप लोगों को शुरुआत किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें मैंने बताया था लैरिंग्स में मैंने क्या बोलता है, इट इज़ अ वॉइस बॉक्स बोलता। उसके अंदर कई कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं टोटल, 9 कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये टॉपिक उस टाइम पे स्किप हो गया था, पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूँ 9 कार्टिलेजेस होते हैं। कैसे, 3 कार्टिलेजेस तो कैसे होते हैं, पेयर के फॉर्म में, और 3 कार्टिलेज होते हैं सिंगल, ठीक है। तो जो पेयर वाले हैं वो होते हैं, सिर्फ नाम आपको देखने की ज़रूरत है, बाकी इनको याद ना रखें। जो पेयर वाले हैं आर्टिनॉइड, ठीक है। इसके बाद क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निक्यूलेट। ये जो 3 कार्टिलेज होते हैं पेयर में होते हैं, मतलब ये हो गए 6 और ये 3, तो 9 कार्टिलेजेस हो जाते हैं टोटल। जो आर्टिनॉइड है ये ज़रूर आप देखिए किससे बना होता है, ये आपका बना होता है, ये बना होता है हाइलिन कार्टिलेज से, ठीक है। ये बना है आपका हाइलिन कार्टिलेज, हमने पढ़ा था जो एकदम ब्लूइश कलर का जो ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज था उसका बना होता है ये आर्टिनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। ये बस इसमें आपको इतना रखना है। सिंगल वाले थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पहला आता है थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। थायराइड बोन आपको पता है यहाँ पे होती है, हमारे जो नेक होता है उसके पास होती है थायराइड, ठीक है। ये लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है, ठीक है। ये भी किसका बना है, हाइलिन का बना होता है। इसकी खास बात क्या है, इसमें सी शेप्ड, ये कैसा होता है, सी शेप्ड होता है, इनकम्प्लीट होता है। जो आपका हाइलिन कार्टिलेज होता है वो सी शेड होता है। देखिए आप सी बनाएंगे तो ये जगह तो इनकम्प्लीट हो गई ना, फुल थोड़ी हुआ, तो इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट बोलते हैं। तो ये किस तरफ इनकम्प्लीट होता है, तो देखिए मैंने आप लोगों को ये देखिए ये बनाया था, ये देखिए ये सी शेप्ड हमने बनाया था, ठीक है। अब अगर आप एक अज्यूम करें कि एक ह्यूमन बीइंग है जिसका ये आगे का पोर्शन है, तो पीछे की तरफ जो है वो वाला इनकम्प्लीट है ना, पीछे की तरफ नहीं है। ये रिंग्स बनाई थी हमने जैसे इनकम्प्लीटेड। तो देखिए पीछे का क्या मतलब हो गया, पीछे मतलब हो गया आपका कौन सा, डॉर्सल पोर्शन। हमने क्या बोला था, हमारी बॉडी में हम बात करें पीछे क्या होता है, डॉर्सल, आगे वेंट्रल। तो ये डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है, जो थायराइड कार्टिलेज है वो डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है, सी शेप्ड आपको देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछ ले, वो जो कार्टिलेजिनस रिंग्स थी जो हमने बताई थी ट्रैकिया के, ब्रोंकाई के, उनके बाहर, ठीक है, उस वो कहाँ पे किस तरफ इनकम्प्लीट होती है, और डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। अब मैं थायराइड के बारे में, आप लोगों ने एडम्स एप्पल का नाम सुना होगा, जो नॉर्मली मेल्स में देखने को मिलता है, तो ये बनाता है इन मेल्स। थायराइड कार्टिलेज क्या बनाता है, एडम्स एप्पल इन मेल्स। इसी के साथ जैसे एक और है क्रिकॉइड कार्टिलेज जो होता है वो भी हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। क्रिकॉइड जो आपका कार्टिलेज है ये कैसा होता है, सिग्नेट रिंग शेप्ड। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच कार्टिलेज इज सिग्नेट रिंग शेप्ड, क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये बिल्कुल इसका सिग्नेचर आपका क्वेश्चन होता है इस कार्टिलेज के ऊपर। सिग्नेट रिंग शेप्ड कार्टिलेज कौन सा होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है। ये कंप्लीट होता है, क्योंकि रिंग हमेशा पूरी कंप्लीट होती है। रिंग आप कभी भी कोई भी रिंग पहनते हैं तो वो पूरी कंप्लीट होती है, तो एकदम पूरी सर्कुलर होती है, कहीं से भी वो इनकम्प्लीट नहीं होती, इसलिए ये कंप्लीट होता है, ठीक है। ये आ गया क्रिकॉइड। ये किसके नीचे होता है, थायराइड के नीचे ही होता है, तो ये क्या बोलूँगा, जस्ट बीनीथ थायराइड, ठीक है। ये क्रिकॉइड हो गया। इसके अलावा एक आखिरी कार्टिलेज जो बच रहा है वो है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने, मैंने बता रखा है आपको किस तरीके से, ऐसे कि ये इलास्टिक कार्टिलेज से बना है। याद कीजिए कार्टिलेज जब हम पढ़े थे तो इलास्टिक कार्टिलेज मैंने क्या बनाया था, इलास्टिक कार्टिलेज से क्या बना था, आपका एपीग्लॉटिस भी बन रहा था। तो ये एपीग्लॉटिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जब एपीग्लॉटिस बंद होता है ना खाना खाने के टाइम पर, जब एपीग्लॉटिस क्लोज होता है तो ये प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है एपीग्लॉटिस को, प्रोटेक्टेड बाय दिस कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। ये जो कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी है इसको प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये हमने ये टॉपिक है उस टाइम पे रह गया था, ये मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। लैरिंग्स जो है वॉइस बॉक्स बोलते हैं। 9 तरह के कार्टिलेज होते हैं, 9 टोटल नंबर ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। टोटल नंबर है, तरह के नहीं, टोटल नंबर ऑफ कार्टिलेजेस कितने हैं, 9, जिनमें से 3 पेयर में आएंगे और 3 सिंगल फॉर्म में आएंगे। जो सिंगल वाले हैं वो मैंने बता दिए, थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जो पेयर वाले थे उनके सिर्फ नाम। तो आज के लिए इतना ही।